हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने सॉन्ग स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसको मैंने कहाँ तक कवर कर लिया था? कल मैंने इसको स्ट्रेन तक कवर कर लिया था। सो टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स से। तो इस पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरी, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता क्या है पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन को डेराइव करेंगे। ठीक है, क्या है? देन इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे कि हम कोई मटेरियल है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब तक उस पर फोर्स अप्लाई रहेगा वो अपना शेप चेंज कर देगा। जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपना शेप अगेन रिगेन कर लेगा। ओके, देन इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ओके, देन नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है कि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो, और जब फोर्स हम रिमूव कर देते हैं तो वो अपना शेप अगेन रिगेन नहीं कर पाता। मीन्स प्लास्टिसिटी इज अ वाइस वर्सा ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ओके, सो जहाँ जहाँ मैं मार्क कर दे रही हूँ वो हमारा की पॉइंट हो जाएगा। ओके, रिमूवल ऑफ लोड, यहाँ पे नॉट रिमूवल ऑफ लोड, ये होता है प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन और एक होता है क्रीप। दोनों में एक ही वर्ड, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है, और ये दूसरे भी एक दूसरे के क्या नाम है, वैसे वर्षा हैं, जस्ट अपोजिट। तो एक एक करके हम देखते हैं। रिलैक्सेशन क्या होता है कि द लॉस ऑफ स्ट्रेस विद इन द टाइम एट अ कॉन्स्टेंट रेट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट रेट है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा क्रीप है। क्रीप क्या होता है कि अ सर्टेन एडिशनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन मटेरियल ड्यू टू एक्सिली लोडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेन हमारा होता है टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है रिलैक्सेशन में, बट इन क्रीप ये टाइम के साथ डेवलप मतलब बढ़ता रहता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। सो इट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड क्रीप। सो नेक्स्ट इज फैटिग्यू, डिटोरेशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन रिजल्टिंग। तो फैटिग्यू आप कहीं भी देखेंगे, देखिए हर एक डेफिनेशन को एज अ पॉइंट याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप सिंपल इसको देखेंगे, रिपीटेड साइकिल, दिस वर्ड आइडेंटिफाई, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फैटिग्यू। देन नेक्स्ट इज एंड्योरेंस लिमिट। जिसमें क्या बोल रहा है इसको समझिएगा कि स्ट्रेस लेवल बिलो विच इवन लार्ज नंबर स्ट्रेस साइकिल कैन नॉट प्रोड्यूस फैटिग्यू फेलियर। ओके, ये हमारा होता है एंड्योरेंस लिमिट। अप टू कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक। ओके, एक होता है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्मेबल इलास्टिकली। रेजिलेंस हमारा होता है। एक होता है टफनेस। टफनेस क्या होता है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी अप टू फेलियर। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा? टेनासिटी। टेनासिटी मतलब टेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। तो जहाँ टेंसाइल लोड होगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? टेनासिटी। और मैकेनिकल एनर्जी जहाँ पे, वहाँ पे टफनेस हो जाएगा। फिर क्या कहता है? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है कि जब हम किसी भी मटेरियल पे फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो एक शीट के फॉर्म में, एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। ओके, देन यू हैव रिमेंबर दिस थिन वायर और लाइक अ प्लेट। ओके, प्लेट और शीट फॉर्म। तो ये क्या है? मैलिएबिलिटी। तो ये हमारा जितने भी 10 पॉइंट्स थे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व्स होते हैं इलास्टिक के लिए कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा कैसे होगा कि इलास्टिक प्लास्टिक के लिए है ये। सेकेंड हमारा होता है इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ओके, ये धीरे धीरे हार्ड हो रहा है, यहाँ पे आके इंक्रीज हो रहा है इधर।
और ये यहाँ तक लिनियरली गया, फिर ये हार्ड हो गया। इलास्टिक प्लास्टिक में, इलास्टिक मतलब लिनियरली वैरी कर रहा है, प्लास्टिक मतलब कि हार्ड हो गया। ओके, और इलास्टिक प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडियल फ्लूइड। ओके, और फोर्थ एंड लास्ट है आइडियल रिजिड। ये कुछ इस तरह शेप है जिसको आपको हम याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। पहले तो हम समझेंगे हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ हुक्स लॉ ये कहता है कि हुक्स लॉ स्टेट दैट फॉर होमोजीनियस एंड आइसोटॉपिक मटेरियल्स। अब हमारी होमोजीनियस, आइसोटॉपिक, एनआइसोटॉपिक सब क्या होते हैं, इसको हम एक करके नीचे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर होमोजीनियस आइसोटॉपिक stress is directly proportional to strain within limit of proportionality. by mistake सॉरी, यहाँ पे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहती है। सो रिमेंबर दिस, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुक्स लॉ के लिए वैलिड है। ओके, एंड इट्स वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू स्ट्रेन। ओके, अब एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे इसका कि होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, लिनियरली इलास्टिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। तो नाउ फर्स्ट इज मटेरियल्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा होमोजेनियस मटेरियल कि इसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं कंपोजिट की इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो इसमें क्या है, आइसोट्रॉपिक्स, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। और लिनियरली इलास्टिक मटेरियल में क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन एनी डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। ओके, स्टील जो हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील है, और माइल्ड स्टील एक टाइप का डक्टाइल मटेरियल होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसके लिए मैं एक आपको दूसरे पेज पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, हम एक स्पेसिमेन लेते हैं। ओके, वो तो उसका शेप या तो डम्बल शेप का होता है या तो डॉग बोन शेप का होता है। आपने देखा होगा ना, जो कुत्ते हड्डियाँ खाते हैं, हड्डी जो खाते हैं, उनके शेप कैसे होता है ना। और ये जो इसका शेप है, ये यूटिलिटी मशीन में इसको प्रॉपर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इसका शेप इसलिए इस तरह होता है। और ये इसकी लेंथ होती है, गेज लेंथ जो होता है 2 होता है, और जो हमारा गेज डाई होता है 0.5 होता है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इसको यूटीएम मशीन में रख करके टेंसाइल लोडिंग लगाते हैं। तो उसका कुछ शेप जो होता है, शेप में डिफॉर्मेशन तो होगा, ऑब्वियस ही बात है। जब हम उसमें कोई लोड प्रोवाइड करेंगे, टेंसाइल लोड, तो उसका शेप लुक लाइक दिस। ओके, तो जो वो डिफॉर्मेशन होता है वो इस शेप का हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जब हम टेंसाइल लोड मतलब जब हम लोड प्रोवाइड करते हैं तो जो टेंसाइल लोडिंग होती है कुछ इस तरह से वेरी करती है, लिनियरली, फिर लाइक दिस, फिर हार्डनिंग दिस एंड दिस फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, तो एक हमारा होता है स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है हमारा ट्रू स्ट्रेस। तो ये जो इसका एरिया है, ये तो हमेशा इनिशियल एरिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी कितना है, फोर्स हो जाएगा, और इनिशियल जो एरिया हमारा ये हो जाएगा इनिशियली। ठीक है, बट हमारा जो ट्रू के लिए है वो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जो ये पोर्शन है, क्योंकि ये धीरे 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 कम हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पी और एरिया अपॉन में इंस्टेंटेनियस। ओके, जो अभी का एरिया है। तो सिंपली जो हमारा स्ट्रेस ट्रू वाला होगा वो ग्रेटर देन होगा स्ट्रेस इंजीनियरिंग से।
और ये जो हमारा कर्व ड्रॉ होता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए है, और जो हमारा ट्रू स्ट्रेस के लिए कर्व ड्रॉ होगा वो थोड़ा इससे ऊपर ऐसे करके ऐसे 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 निकल जाएगा। तो इतना तो आपको शायद समझ में ही आ गया होगा। तो हम एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, अब देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये लीनियरली पहले वेरी हुआ ए पॉइंट तक, फिर थोड़ा सा ऊपर ये इंक्रीज़ हुआ, ओके, बी पॉइंट तक। ऐसे ऐसे होते 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 अब जो हमारा स्पेसिमेन है वो दो मटेरियल से मिलके बना हुआ, एक होता है कार्बन, एक होता है आयरन। तो जो कार्बन होता है हमारा यहाँ से सी पॉइंट से स्लिप कर जाता है, तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे मतलब कि कार्बन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो क्राउड हो जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ ये यहाँ तक लाइक स्ट्रेट पोर्शन होता है हमारा, यहाँ पे स्ट्रेस वर्किंग नहीं करता है। ठीक है, ये पोर्शन जो है, फिर जब हम यहाँ से इसको पुल करते हैं मतलब कि और ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो ये स्ट्रेन इंक्रीज़ करता है और सडन यहाँ के फिर डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे एक हमारा फेल पॉइंट हो जाता है। मतलब ये कहने का मेरा मतलब एक अल्टीमेट पॉइंट तक ये इंक्रीज़ करता है, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स मेरे हैं। एग्जाम्स में कई बार इसको पूछ लेते हैं कि ए पॉइंट क्या है, बी क्या है, सी डी ऐसे दे देंगे आपको और आपसे पूछ लेंगे कौन से कैसे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट ए क्या है हमारा, ए इज़ प्रोपोर्शनल लिमिट। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि हुक्स लॉ जो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। फिर बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। ये सी पॉइंट क्या है, अपर यील्डिंग, और डी क्या है हमारा लोअर यील्डिंग। ई एफ क्या है, रीजन इन हार्डनिंग, इलास्टिक हार्डनिंग। ये देखिए ई एफ ये वाला पोर्शन जो है। ठीक, फिर हमारा क्या है एफ अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जी क्या है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जैसे इलास्टिसिटी हम इंक्रीज करते हैं, जैसे स्ट्रेन में जो हमारा स्ट्रेन इंक्रीज करेंगे बाय लार्ज अमाउंट विद स्मॉल इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस वैल्यू। ओके, एफ जी जो होता है हमारा क्या है कि स्ट्रेन सॉफ्टनिंग पॉइंट, एफ जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो यहाँ पे हार्डनिंग हो जाएगा, और यहाँ पे जब ये डिक्रीज हो रहा है तो सॉफ्टनिंग हो जाएगा। ओके, आई थिंक इट्स नॉट क्लियर। एंड ये जो हमारा होता है एक इंड्योरेंस लिमिट, उसमें जो इल्ड वैल्यू होती है 186 MPa होती है, और लोअर इल्ड पॉइंट जो होता है हमारा 250 ये होता है MPa, और जो होता है अल्टीमेट इल्ड पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है 410 MPa। कई बार वैल्यू पूछ लेता है एग्जाम में, तो रिमेंबर दिस। एंड नेक्स्ट क्या हमारा है, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो जब हमारी एक्सियल जो लोडिंग है डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि पी लोड लग रहा है, एल उसकी लेंथ है, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ई क्या है उसका इलास्टिक मॉडुलस से दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी एल अपॉन का ए, उसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा मैंने आपको बता रखा था। डिफॉर्मेशन होता क्या है कि चेंज इन डायमेंशन और चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ। ओके, अगर मान लीजिए इनकेस हमारा स्टेप बार है तो हमारा डेल्टा, तो हमारा डिफॉर्मेशन क्या होगा, क्योंकि इसके क्या बोल रहा है कि स्टेप लाइक दिस, पहले ये है कुछ, फिर कम होता गया, ठीक है, फिर से ये इंक्रीज होता गया, तो इसकी जो एरिया है, लेंथ है, सब कुछ ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए 1 है, ये A2 है, ये L1 है, ये L2 है, लाइक दिस। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा ऐसे बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू P1 L1 अपॉन का A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन का A2 E2 एंड सो ऑन। ओके, एंड थर्ड क्या है कि इन प्रिज्मेटिक बार, इस प्रिज्मेटिक में क्या होता है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम। ये प्रिज्मेटिक मतलब यही होता है। ठीक है, ड्यू टू सेल्फ वेट, एक आ रहा है वर्ड सेल्फ वेट, तो जो डेल्टा हमारा हो जाएगा लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन का 2e। जब लैम्डा को हम कन्वर्ट करेंगे वेट में तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा WL अपॉन का 2AE। ठीक है, रिमेंबर दिस। और कॉनिकल बार का क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट जो है डिफॉर्मेशन का, तो वो क्या होता है 1/3 टाइम्स ऑफ प्रिज्मेटिक बार। इसलिए मैंने इसको लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया है प्रिज्मेटिक बार, क्योंकि इस तरह रिमेंबर हमको अच्छे से रहेगा। अदरवाइज
फॉर्मूला रटना मतलब कि रटने को तो रट जाता है, बट टाइम आने पर हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ, टेपर्ड बार। टेपर्ड बार में हमारा क्या होता है, लुक लाइक दिस। यहाँ पे डाया इतना ज़्यादा और यहाँ पे एकदम कम सा है, D1 और D2। इसका D1 डाया, इसका D2, तो जो हमारा ये बनेगा फॉर्मूला 4PL अपॉन का पाई D1 इंटू D2 इंटू E। ओके, वही हो गया ना, PL अपॉन का AE, ये AE है, ये पूरा A हो जाएगा अपॉन का 4। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा टेपर्ड बार के लिए। फिर हम आते हैं पॉइजंस रेशियो पे। पॉइजंस रेशियो जो होता है वो किसके लिए होता है, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोटॉपिक मटेरियल। इसको मैंने आपको ऊपर बता रखा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइजंस रेशियो होते क्या हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है रेशियो, दो चीज़ का होता है रेशियो, कैसे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन का एक्सियल स्ट्रेन। ओके, हम माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफॉर्मेशन होता है उसके लिए हम माइनस यहाँ पे लेते हैं, उसको भी हम मॉड के अंदर लेते हैं, जिसका जो कि नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लाइक दिस, चेंज इन डायमेंशन अपॉन का ओरिजिनल डायमेंशन, फिर अपॉन का चेंज इन लेंथ अपॉन का ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ हैं। और ये जो हमारा होता है पॉइजन रेशियो डक्टाइल मटेरियल के लिए ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल, एक पॉइंट ये है। और कुछ वैल्यूज़ हमारी हैं पॉइजन रेशियो की सम टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के लिए, लाइक कॉर्क के लिए 0 होता है, कॉन्क्रीट के लिए 0.1 से 0.2 होता है, एंड इलास्टिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपरली इलास्टिक रबर जो होता है मटेरियल लाइक रबर, उसके लिए होता है 0.5। ओके, और नेक्स्ट हमारा है क्या, बताती हूँ मैं आपको कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ के लिए वैरी करती है। इन जनरल म्यू की वैल्यू जो वैरी करती है -1 to 0.5 तक, एंड फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल ये वैरी करती है 0 to 0.5। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हुक्स लॉ फॉर शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये फिर ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेता है, सो रिमेंबर दिस, इम्पोर्टेंट। फिर आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉड्यूलस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2G इन ब्रैकेट में 1 + म्यू इज इक्वल टू E। ये रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी एंड शेयर मॉडुलस के बीच में होता है। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी कांस्टेंट, कौन कौन से कांस्टेंट हमारे होते हैं, म्यू होता है, ई होता है, जी होता है और के होता है। ये 4 पर डिपेंड्स करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप लोग को तो पता होगा, बट गो थ्रू तो करना ही करना है ना। सो नाउ फर्स्ट इज ई इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू। ये पहला हमारा रिलेशन हो गया। ई मतलब इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो और शेड मॉडुलस के बीच का। सेकेंड क्या है, बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी और पॉइजन रेशियो के बीच का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 3K 1 - का 2 म्यू इन ब्रैकेट। ओके, फिर ये तो दोनों सबको हमेशा याद रहते हैं, बट कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। E क्या है, 9 kg अपॉन का 3K + G। और हमको कभी कभी मतलब इतना तो लर्न नहीं है, कैसे भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, बट कभी कभी आता है म्यू की वैल्यू एग्जाम में पूछ लेता है, सॉरी। तो 3K - का 2G अपॉन में 6K + का 2G। आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो इजीली रिमेंबर हो जाएगा आपको। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जितने भी आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये रिपीट तो हुआ ही हुआ है। तो इसको आपको कैसे लर्न करना है, नंबर 1 होमोजीनियस एंड आइसोटॉपिक्स के लिए 2, ऑर्थोट्रॉपिक मतलब वुड के लिए 9, एंड आइसोट्रॉपिक्स के लिए 21। और जो म्यू की वैल्यू होती है मतलब पॉइजंस रेशियो की जो वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेस जो है हमारा होता है E∝ΔT। ओके, जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, L∝ΔT। ओके,
तो स्ट्रेन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि डिफॉर्मेशन अपॉन का ओरिजिनल, तो ई अल्फा डेल्टा टी, ओके, अपॉन का लेंथ। हमारा यहाँ से स्ट्रेन निकल आएगा कि अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा क्या है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ थर्मल कोफिशिएंट, और जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है एल्युमिनियम के लिए, फिर ब्रास के लिए, फिर कॉपर के लिए, फिर स्टील के लिए, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो हो गया जब हमारा बार जो है फिक्स्ड है, तब की कंडीशन के लिए है। लेकिन व्हेन बार इज नॉट रिस्ट्रेन, मतलब फिक्स नहीं है, देन देयर विल बी नो इंड्यूस टेम्परेचर स्ट्रेसेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो उसमें कोई भी टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा अगर हमारा मतलब कि सपोर्ट फिक्स नहीं है, रिस्ट्रेन नहीं है, तब की बात के लिए है ये। और रिस्ट्रेन है तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट टॉपिक में कुछ यूनिट्स जो कि छूट गई थी, तो मैं यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ उसको। जो स्ट्रेन होता है उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसको सबको पता है, और मैंने आपको पहले बता भी रखा है। इसको मेजर करते हैं एक्सटेंशोमीटर से, एक डिवाइस होती है, ओके। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन का एरिया। फोर्स किस में, न्यूटन में मेजर करते हैं, एरिया मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका स्ट्रेस का यूनिट है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। क्या होता है कि हमारा ये एरिया होता है अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट, ओके। ये देखिए ये वॉल्यूम है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये इसका निकल के आया फॉर्मूला। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम यहाँ पे एनर्जी जब यूज हो रहा है तो एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। सो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड राइट नाउ, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ ज़रूर हमको बताएं, जिससे कि हम जो भी इसमें गलतियां हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।